Hello students, last time we have discussed about selection rules of IR spectroscopy जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ा था कि ये जो सिलेक्शन रूल होता है इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द discussion that bond vibrations can lead to absorption of infrared radiations only if it is accompanied by change in dipole moment. So हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल चेंजेस विल अकर, जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है हमेशा डाइपोल मूवमेंट के चेंज होने के साथ ही होंगी. ठीक है, दैट विल बी अकम्पनीड बाय द चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज अकरिंग, राइट. उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स. इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा इंटेंस बैंड आएगा, राइट. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फैक्टर्स कौन कौन से हैं. अब एज वी नो दैट कि हम लोगों ने हुक्स लॉ स्टडी किया. हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि अगर कार्बन या हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग है, राइट, तो वो किस बेसिस पे हमारे मतलब क्या वैल्यूज़ आएंगी, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज़ होएगी. सो द फॉर्मूला वाज, फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, that is force constant divided by reduced mass. So by putting the values in these equations, जिसमें हमारा जो k है मोस्टली 5 × 10⁵ डाइन्स हम लेते हैं. सो ये इंक्रीज करता जाता है एज फार एज द the strength of the bond is concerned, right. Where 2 pi की value आपको पता है, mu is the reduced mass that will depend upon the masses of the atoms in which we are finding out कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन हो रही है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही. सो बेसिकली हम लोगों ने ये फॉर्मूला अगर निकाले, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं. बट देखा क्या गया, जब हम लोगों ने एक्चुअल में पीक्स देखना स्टार्ट की, जैसे कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग की पीक जो है वो कौन से वैल्यू पे आती है, जब हम लोगों ने एक्चुअल में देखना स्टार्ट किया, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट कि जो कैलकुलेटेड वैल्यूज थी, कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी, they were not exactly equivalent to the observed values. ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन व्हाट, जो हमारे पास ग्राफ्स आ रहे थे या पीक्स की इंटेंसिटी आ रही थी, तो उसके इक्विवेलेंट जो थी वो नहीं थी. अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट थी बट फिर भी देयर वाज अ डिफरेंस. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर हम लोग लेट अस सपोज ओ इन दोनों की स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्ट्रेचिंग आ रही है वो ए की वैल्यू पे आए. इसकी स्ट्रेचिंग को इफ़ेक्ट करने वाले काफ़ी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द सो मेनी फैक्टर्स, राइट. सो जिसमें हम लोग सबसे पहला जो फैक्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, राइट. सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या आएगा कि जो भी हमारे नेबरिंग कंपाउंड्स हैं, लेट अस सपोज अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग की बात करूँ, तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, राइट. बट दिस वैल्यू विल डिपेंड अपॉन कि उसके साथ कॉन्सेक्टिव ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं, राइट. इसी तरीके से अगर मैं कार्बोनिल की वैल्यू की बात करूँ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट. बट हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स लगे हुए हैं जिसके बेसिस पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बच्चे. So when the substituent in the neighborhood of a particular group are changed, it brings about changes in the absorption frequency of that group due to electronic effects. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसको हम इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है जी. इंडक्टिव इफेक्ट आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, राइट. सो सबसे पहले हम लोग
इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। एज वी नो दैट, अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की ही एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँ, लेट अस सपोज मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है मेरे पास ये, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है एज सच कार्बोनिल इज सेम, बट इसमें यहाँ पे CH3 इज मैंशनड, और इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन इज मैंशनड, ओनली वन अल्काइल ग्रुप। एंड थर्ड केस में मेरे पास यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द विसिनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप कॉजेस I प्लस आई इफेक्ट। सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होता है कि जब हमारे पास हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ विसिनिटी में ऐसा ग्रुप लगा हो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या रिलीज कर रहा हो, राइट। सो एज वी नो दैट अल्काइल ग्रुप इज़ अ गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ दे देगा? ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, पहले बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। एंड हमने पढ़ा था जितनी ज़्यादा हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होएगी उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीक आएगी। सो अगर मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज कर रही है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, दैट मीन्स हमारी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इसकी जो है स्ट्रेचिंग आएगी। पहला इम्पैक्ट हुआ, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो ये होता है, जैसे इसकी स्ट्रेचिंग की वैल्यू आती है हमारे पास 1750 पर सेंटीमीटर पे, राइट। एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 745 पर सेंटीमीटर। दिस इज वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज वैल्यू। एंड इसकी अब यहाँ पे 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसकी जो आएगी वो आएगी 1715 पर सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ वाज गुड, सो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आई। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कंपैरेटिवली इससे डिक्रीज़ कर गई, तो इसकी ये वैल्यू आई। एंड यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। मतलब ये डिक्रीज़ कर रही है ना, सो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है जी। सो जितना ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट होएगा, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, लेसर विल बी योर वेव नंबर, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अगेन दूसरा जो इफेक्ट है वो है आपका माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट में ऐसा ग्रुप हमारे पास कंसेक्टिवली लगा हो जिसपे जो आपका कंपाउंड है, लेट अस सपोज मैं तीसरी वाली एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रही हूँ। मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, अब यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे तो आपका आ गया बेटा प्लस आई इफेक्ट, राइट। अगर मैं एक CH3 के साथ एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे यही रहने दूँ और यहाँ पे मैं क्लोरीन ग्रुप लगा दूँ, राइट। देखिए ज़रा यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा, अब होगा क्या? नो डाउट इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अदरवाइज डोनेट कर देते हैं, बट यहाँ पे मेरा क्लोरीन इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है जी। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो मेरी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ये वाली इम्पैक्ट होगी और इस पर कोई भी ऐसा असर नहीं होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। So if on the other hand group having minus I effect is present in the neighborhood of a particular group, it increases the value of the force constant. That means ये इसकी strength को, इस bond की strength को increase कर देगा, ठीक है जी। इसकी bond strength को increase कर देगा, right?
तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी तो वेव नंबर अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगा. सो वी आर हैविंग 2-3 examples that has been given in book. So we'll discuss about those examples in the book only. So basically यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स आर बीइंग अटैच्ड टू, इसकी जो है 1715 पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन हो रही. अब हमने एक कार्बोनिल ग्रुप के जो अल्काइल ग्रुप है, जो उसके साथ विसिनिटी में अटैच अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ हम लोगों ने हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन ऐड कर दिया, जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है. तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बोनिल ग्रुप की वो इंक्रीज कर जाएगी. तो 1715 से जो आपकी इंटेंसिटी वो शिफ्ट हो जाएगी 1725 पे, राइट. अगर मैं 2 क्लोरीन ग्रुप्स ऐड कर रही हूँ तो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा आपका वेव नंबर एंड इट विल बी 1740 पर सेंटीमीटर. ठीक है जी. जितना ज़्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका वेव नंबर होगा. आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया. उसके बाद आती है बात बेटा रेजोनेंस इफेक्ट की. रेजोनेंस इफेक्ट की अगर बात करें, इट हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एब्जॉर्प्शन, राइट. अब डायरेक्टली हम बात करते हैं, अगर रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होएगी उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्टेबलाइज कर जाएगा और उतना ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पे मूव करने के. अब फर्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, एसीटोन इज गिवन, राइट. एसीटोन की 1715 पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन हो रही है. तो यहाँ पे मेरा कोई भी किसी भी तरह का रेजोनेंस मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट कर रहा. वेयर एज मिथाइल विनाइल की टोन की अगर बात करो तो यहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही है. तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, राइट. सो ये बेसिकली कंजुगेशन है, right. This is because conjugation tends to increase the bond length of the group so that its bond strength decreases, right. अब क्या होगा कि कंजुगेशन की वजह से हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है. देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा. जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एज वी नो दैट सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, राइट. सो जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी. एंड क्या बनेगा, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होएगी तो बट ऑब्वियस है इट विल लोअर्स द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड एंड जो आपकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होएगी वो डिक्रीज कर जाएगी, राइट. सो ड्यू टू कंजुगेशन एंड रेजोनेंस योर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज्ड एंड डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे 1715 जो रेंज आ रही थी अब यहाँ पे 1690. देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, राइट. अगेन हम तीसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए कंजुगेशन एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही है. ये डबल बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे एंड ये इन टर्न यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट. सो जिसकी वजह से इसकी जो पीक है 1693 पर सेंटीमीटर पे आ रही है एसीटोफिनोन की, राइट. दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स. ये आपकी कंजुगेशन की एग्जाम्पल हो गई, राइट. ये आपकी कंजुगेशन की एग्जाम्पल है. वेयर एज अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस. अच्छा बेटा एक और चीज़, अगर बाय चांस आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे आपकी कंजुगेशन के साथ रेजोनेंस भी एग्जिस्ट करती है तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है रेजोनेंस को. आपने देखना है कि मॉलिक्यूल में कहीं पे रेजोनेंस प्रेजेंट है. अगर रेजोनेंस है तो आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और कंजुगेशन को कंपैरेटिवली इग्नोर कर देना और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका रेजोनेंस पे आएगा. कि अगर रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी दैट विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड. आई होप आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, राइट. अब 2 कॉन्सेप्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. बेटा ये तो सिंपल सी बात है,
कि जितने ज़्यादा कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट, अलॉन्ग विद कोई दूसरा एटम है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, विच एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या रिजल्ट करती है, इट रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ द bonds involved so that force constant will decrease and absorption frequency जो है lower side पे shift होगी, right? So some important generalizations अगर हम बात करें तो पहली generalization, stronger the hydrogen bonding the greater the downward shift in the absorption frequency। जितनी ज़्यादा strong आपकी hydrogen bonding होएगी उतनी ज़्यादा आपकी absorption frequency decrease करेगी। Intermolecular hydrogen bonding give rise to broader bands while intramolecular hydrogen bonding give rise to sharp and well defined bands। अगर इंटरमॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि अगर हम लोगों ने जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट डाला और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है इंट्रामॉलिक्यूलर में, एंड तो इन दैट वेरी केस हमारा क्या होगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो ब्रॉडर आएगा, ठीक है, पीक जो है वो ब्रॉडर आएगी। वेयर एज इंट्रा मॉलिक्यूल की, अब मॉलिक्यूल के अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बेसिकली जो आपका बैंड है वो शार्प आएगा एंड वेल डिफाइंड आएगा। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। जो आपकी इंटेंसिटी है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आपकी डाइल्यूशन होती जाएगी, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो भी डिक्रीज करेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज द डाउनवर्ड शिफ्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैन द इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती बेटा। वो क्यों नहीं डालती? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है वो अपने आप में ही जो भी कर रहा है और वो परमानेंट होता है, राइट। जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मोस्टली परमानेंट बॉन्डिंग होती है, वेयर एज इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो इन क्लोज कॉन्टैक्ट जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तब होती है, राइट। सो दैट इज़ वाई उसके केस में डाउनवर्ड शिफ्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अल्कोहल्स, यहाँ पे अल्कोहल्स की एग्जांपल है। अगर अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की बात करें तो हमें पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री होते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो हमें बैंड शो करते हैं 3650 टू 3600 पर सेंटीमीटर रीजन में, राइट। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप हो तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3650 से 3600 से सीधा 3400 से 3200। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 300-400 पर सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो डाइमर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड ड्यू टू लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देयर इज़ अ लार्ज डिक्रीज। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी, उतना ही ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज कर जाएगा और जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज OH स्ट्रेचिंग जो है वो हमारी काफ़ी डिक्रीज्ड पार्ट पे आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका ब्रॉड बैंड आता है ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग एट 3000 टू 2500 सेंटीमीटर अगर बात करें, राइट, एज कम्पेयर टू 3600 जो आना चाहिए आपके OH ग्रुप का। सिमिलरली देयर इज़ अ डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग एंड एसिड्स फ्रॉम 1752। अब देखिए आपको ना वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी बेटा। आपको जैसे कार्बोनिल ग्रुप है उसकी मोस्टली अगर उस पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसकी हमेशा एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पे होएगी, 1750 पर सेंटीमीटर पे, राइट। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी होएगी 3650 से लेके 3600 के बीच में, राइट। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ये डिक्रीज होके 3400 से 3200 में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। वेयर एज अगर हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग, अगर OH स्ट्रेचिंग की बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो उससे भी ज़्यादा डिक्रीज वैल्यू आएगी 3000 टू 2500 के बीच में। सो ये आपको वैल्यूज़ जो हैं बेटा लर्न करनी पड़ेंगी। कुछ कॉमन जो वैल्यूज़ हैं वो आप लर्न करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। एंड लास्ट एग्जाम्पल इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अमीन्स। अमीन्स की बात करें तो अमीन्स में कंपैरेटिवली वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो 3500 पर सेंटीमीटर पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड आ जाता है, राइट। तो 3500 से
3300 में शिफ्ट होता है, दैट मीन्स 200 पर सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ेगा. दिस इज़ मच लेसर इन केस ऑफ हाइड्रोक्स OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. वहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो डायरेक्टली 2-3-400 तक का आ रहा था, ठीक है. वेयरएज यहाँ पे जो डिफरेंस है हार्डली 150 से 200 के बीच में आ रहा है. सो ये आपको लर्न करना है, राइट. उसके बाद वाइब्रेशनल कपलिंग, थर्ड जो आपका मेन है वाइब्रेशनल कपलिंग. बेटा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास CH की बजाय CH2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, राइट. अगर CH स्ट्रेचिंग की मैं बात कर रही थी अभी तक, जो CH की स्ट्रेचिंग की बात कर रही थी, इसकी जो है लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, राइट. सो दैट वैल्यू इज़ बेसिकली in between 2850 to 2960, right, per centimeter. This is the value, right. इसके बीच में इसकी स्ट्रेचिंग की पीक आती है. लेट अस सपोज देयर इज ऑल्सो अनदर हाइड्रोजन, राइट. एज वी नो दैट अगर एक और हाइड्रोजन आ जाए, हम इस तरीके से अगर इसकी एग्जांपल कोट करें, राइट. अब यहाँ पे दो तरह की कपलिंग्स होंगी, दो तरह के वाइब्रेशंस आएंगी, राइट. एक तो आएगा इस कार्बन हाइड्रोजन की और दूसरी स्ट्रेचिंग की पीक आएगी इसकी वजह से. सो हमारे पास 2 पीक्स एट अ टाइम आती है. और ये 2 पीक्स आने का रीज़न क्या है बेटा, हम लोगों ने जब वाइब्रेशन टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग की बात करी थी, 2 तरह की स्ट्रेचिंग्स की हमने बात करी थी, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक. दैट मीन्स सिमेट्रिक की अगर बात करें तो अगर ये वाली बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो रहा है और ये इधर वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट. सो ये आ जाएगी आपकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है. वेयर एज अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, लेट अस सपोज ये अंदर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और ये बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तो असिमेट्रिक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज देयर, राइट. सो बेसिकली इसमें आएगा क्या, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मैकेनिकल, इसकी अलग पीक आएगी, इसकी अलग पीक आएगी, एंड दोनों पीक्स की जो है कपलिंग हो जाती है, जिसको हम वाइब्रेशनल कपलिंग बोलते हैं. ठीक है जी, राइट. सो जैसे फॉर एग्जांपल असिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग होती है उसके केस में जो आपका वेव नंबर आएगा वो आएगा 2960 के इक्विवेलेंट असिमेट्रिक में. ठीक है जी. असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमारे पास जो आएगा वेव नंबर वो आएगा 2960 पर सेंटीमीटर. वाइल सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में यही वैल्यूज जो हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यूज़ हैं, वो आएगी 2850 पर सेंटीमीटर में इन केस ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, राइट. सो बेसिकली हमारी जो असिमेट्रिक की वैल्यूज़ हैं, अगर उसको हम लोग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में चेंज कर दें तो ये वेव नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, राइट. इसी तरीके से ऐसी कपलिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं CH3 में, NO2 में, NH2 में. सो देर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन विच दीज कपलिंग्स कैन बी डिपिक्टेड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर एब्जॉर्प्शन बैंड्स, राइट. इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन है. इंस्ट्रूमेंटेशन बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक हमारे पास सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास 2 सेल्स होने चाहिए जो रॉक सॉल्ट वगैरह हम लेते हैं खास करके, राइट, उसमें, राइट. सो ये जो कंटेनर और ये सेल हैं जो रॉक सॉल्ट से बने होते हैं, क्योंकि रॉक सॉल्ट किसी भी तरीके से इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ड्यू टू दैट दिस सेल इज़ मेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट. सो मेरे पास रेफरेंस सेल होगा, एक सैम्पल सेल होगा, राइट. अगर ग्लास लें तो वो ओपेक होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए, इसलिए ग्लास यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हम लोग UV में कर लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे NaCl का बना होगा. फिर उसके बाद है रोटेटिंग मिरर. रोटेटिंग मिरर का बेसिकली क्या फंडा है, रोटेटिंग मिरर आपकी लाइट को प्रॉपर वे से रोटेट करता है. फिर उसके पास होगा हमारे पास मोनोक्रोमैटर, जो एक ही वेवलेंथ की रेडिएशंस को जो है डिफ़ाइन करके फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को आगे भेजता है. उसके बाद डिटेक्टर होगा.
इट विल स्कैन द रेंज ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज रिसीव्ड फ्रॉम मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको स्कैन करेगा, एंड रिकॉर्डर जो है वो आपके जो ट्रांसमिटेड लाइट होएगी उसके बेसिस पे पीक्स देगा और रिकॉर्ड करेगा डाटा। ठीक है, सो दिस एक बार पढ़ लेना ये, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा मिला किसका, इथेनॉल का, राइट। सो बेसिकली इथेनॉल का यहाँ पे हमारे पास काफ़ी तरह की स्ट्रेचिंग आएगी। इथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग आएगी, राइट। अब हम लोगों ने जब भी किसी स्पेक्ट्रा को देखना है, हम लोगों ने देखना है कि वेदर उस कंपाउंड में का स्ट्रक्चर क्या है। तो मेरे पास इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है CH3 CH2OH। अब यहाँ पे कितने तरह की पीक्स आएंगी, एक तो पीक आएगी बेटा आपकी कार्बन हाइड्रोजन की, राइट। OH की पीक आएगी, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन की पीक आएगी, ठीक है बेटा। सो बेसिकली हमारे पास ये 3 मेन पीक्स विल बी फॉर्म्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा हमारे पास ये आ रहा है। देखिए ज़रा, पहले OH स्ट्रेचिंग आ रही है, फिर कार्बन हाइड्रोजन की पीक आ रही है, फिर छोटी छोटी पीक्स आ रही हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली आपका OH बैंड की बात आ रही है, राइट। CH बैंड मतलब ये मॉलिक्यूल्स कैसे बेंडिंग वगैरह होती है ये आपको बाद में समझ आ जाएगा, बट दिस इज़ द पीक, राइट, विच यू नीड टू रिमेंबर कि कहाँ पे। बेटा एक चीज़ याद रखना, आपको कुछ कंपाउंड्स लर्न करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है कुछ ईजीएस्ट जो कंपाउंड है उसकी आपने पीक्स जो हैं वो बतानी है, ठीक है जी। सो ये आ गए आपके इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिक्स की, राइट, मैकेनिक्स, राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन रीजन ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। बेटा दिस इज़ द टेबल विच यू नीड टू मेमोराइज। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स की वेवलेंथ गिवन है, राइट, माइक्रोमीटर में, और फ्रीक्वेंसी, और फिर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के इक्विवेलेंट गिवन है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन विल ऑकर। जैसे पहला कार्बन हाइड्रोजन है अल्केन्स का, उसकी 2850 to 2960 पे बैंड आएगा। डबल बॉन्ड CH है, मीन्स अल्कीन्स है, तो उसकी 3010 से 3100 पे बैंड आएगा। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन्स है तो उसका 3300 पे आएगा। ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी बेटा, ये वैल्यूज़ आप लर्न करके रखोगे तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। विदाउट मेमोराइजिंग दीज वैल्यूज कैन नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल्स, राइट। सो यहाँ तक आज का काम हुआ, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल फीचर्स ऑफ सम क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ से आपको पता लगेगा कि जैसे कुछ क्लासेस ऑफ कंपाउंड है किस तरीके से उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स आते हैं, और यही कॉन्सेप्ट जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। नेक्स्ट